नमस्कार, फेस टू फेस में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो कांग्रेस की मीडिया की पूरी बागडोर संभाल रहे हैं। जी हाँ, हम संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन पाटिल इनके साथ आज मुलाकात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने जिम्मा दिया है पूरा कैंपेन का, मीडिया मैनेजमेंट का। क्या लगता है जिस तरह से बाकी सब विपक्ष के जो दल है, बीजेपी हो या दूसरे मन से हो, महाराष्ट्र में एडवर्टाइज में आगे आए हैं, अभी भी आप पीछे हैं थोड़ा दो कदम? देखो, ऐसा है कि पहले तो मैं हमारे हाईकमांड का मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पे अगर अपने मीडिया कैंपेन के बारे में अगर चीफ मुझे बनाया तो मुझे एक बहुत ही अच्छा गर्व की बात है। जहाँ तक अभी कांग्रेस पार्टी का मीडिया का सवाल, मीडिया प्रेजेंटेशन का सवाल है, पिछले एक महीने से हम इसके बारे में वर्कआउट कर रहे हैं और अच्छी तरह से अभी हमारा फाइनल प्लान वर्कआउट हुआ है। कांग्रेस ने इस देश में, इस राज्य में बहुत ही जनता के हित में काम किया है और हमें उम्मीद है जो अलग पार्टी है, जो है अपोजिशन की पार्टी है, ये काम नहीं करती, सिर्फ मीडिया का इस्तेमाल करने का प्रयास करती है। हमने काम किया है और एक साल ने बरसों से, सालों सालों से हमने काम किया है और हम लोगों के लिए काम करते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो काम हमने किया है हम लोगों के सामने नहीं रख सके, क्योंकि कभी भी कांग्रेस किया हुआ काम की पब्लिसिटी नहीं करती थी। लेकिन अभी 2014 का पूरा माहौल चेंज हुआ है, यंगस्टर्स अभी पॉलिटिक्स में आए हैं। निश्चित रूप से चुनाव का एक टोटल पिक्चर चेंज हुआ है। अभी मैंने भी 4-5 चुनाव लड़े हैं, लेकिन अभी 2014 से एक टोटली चेंज हुआ है इलेक्शन के बारे में। तो इसमें अभी मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट और प्रसिद्धि माध्यम जो हम बोलते हैं उसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हर कोई इंसान, व्यक्ति, उसके पास मोबाइल है, उसके घर में टीवी है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और 24/7 तो चैनल्स है ही। तो इसलिए अभी अवेयरनेस बहुत हुआ है। यंग जनरेशन, खास करके हमारी यूथ जो है, उनको इतिहास के कोई पता नहीं है। क्यों, क्या कांग्रेस फिर भी प्रचार शुरू करने में अभी भी पीछे क्यों दिखाई दे रहे हैं? जिस तरह से ऐसा आगे आई नहीं, ऐसा नहीं है। पीछे कोई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जब अभी तो फिलहाल अभी टिकट्स फाइनल होनी है, अलायंस के बारे में भी चर्चा चल रही है और सबसे पहले तो हमारा मैनिफेस्टो अभी तैयार हुआ है। इलेक्शन कैंपेन का हमने प्लान वर्कआउट किया है, पब्लिसिटी का प्लान हमने वर्कआउट किया है, इलेक्शन का प्रचार का शुभारंभ भी हमने आज़ाद मैदान में हमने किया है। तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से हमारे इंटरव्यूज़ पूरे हुए हैं, हमारी शॉर्ट लिस्टेड नेम्स के बारे में भी हमारी इसके बारे में भी पूरी यादी, हमारी लिस्ट पूरी हो गई है। अभी आज या कल तक हमारे कैंडिडेट्स फाइनल हो जाएंगे और 24, 25, 26, 27 तक तो नॉमिनेशंस क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद स्क्रूटिनी है। तो हम हमारी पहली जो रैली है, बड़ी रैली, हम तुलजापुर से कर रहे हैं। हाँ, तुलजापुर को 1 बजे हमने 30 तारीख को तुलजा भवानी माते का आशीर्वाद लेके हम हमारा कांग्रेस का पहला प्रचार का दौरा हम शुरू करने वाले हैं और हमारे सभी ही लीडर्स और मराठवाड़ा के लगभग सभी ही कैंडिडेट्स उस रैली में आएंगे और वहाँ से हमारा पूरा कैंपेन जो है हम शुरू हो जाएगा। वो रैली क्या कांग्रेस एनसीपी की कंबाइन रैली होगी या सिर्फ कांग्रेस की? नहीं, आज तो आगाड़ी के बारे में कुछ फैसला हुआ नहीं है और इसके बारे में आगाड़ी होनी है नहीं होनी, इसका फैसला तो हमारे हाईकमांड लेंगे। ये तो हमारे पक्ष की बात नहीं है। लेकिन क्या ये थोड़ा सा दूर होता जा रहा है, जल्दी निर्णय नहीं हो रहा है? नहीं, तो वो तो सभी पार्टी में है ना। ऐसा है कि सिर्फ कांग्रेस में नहीं है। अभी सेना, बीजेपी, वहाँ जो महायुति का भी चल रहा है अभी, हाँ, वो तो दिल्ली में सत्ते में है, उनके तो मिनिस्टर्स उनके साथ है, फिर भी उनकी अलायंस नहीं हो पा रही है। तो ऐसा है कि अभी ये स्टेट इलेक्शन का पॉलिटिक्स है और हर कोई पार्टी को ऐसा लगता है कि हमारी ताकत बढ़ गई है, हर कोई पार्टी को ऐसा लगता है कि हमारा ही चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। तो ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है, उसमें गलत क्या है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, 125 साल से भी ज़्यादा उसका इतिहास है। स्वतंत्र पूर्व से ये पार्टी का काम चल रहा है, बहुत जनरेशन्स ये पार्टी ने देखा है और सभी फोर्सेस को साथ लेने की ताकत सिर्फ कांग्रेस में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के बारे में, महाराष्ट्र ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। एक
एक्सीडेंट हो गया अभी 2014 के हमारे लोकसभा का चुनाव में, ठीक है, बुरी तरह से हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स डिफीट हुए। हमको इतना बड़ा डिफीट हो सकता है, इट वाज अनएक्सपेक्टेड, बट फिर भी डेमोक्रेटिकल सिस्टम में वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस निश्चित रूप से अच्छा परफॉर्मेंस महाराष्ट्र के विधानसभा में करेगी। लेकिन जिस तरह से आपने अभी कहा कि 125 साल पुरानी पार्टी है, सभी अलग अलग विचारधाराओं को समेटकर एक साथ लेकर जाने की ताकत रखने वाली पार्टी है। आपके पार्टी के नेताओं ने भी बोला था कि एनसीपी जैसी जो अपने सहयोगी दल है वो अलग से ना लड़े, वो कांग्रेस में आए। क्या लगता है ऐसे बयान का फायदा होगा? नहीं, ऐसा है कि एनसीपी ओरिजिनली कांग्रेस ही थी। 99 में एनसीपी अलग पार्टी हो गई, तो जो भी नेता अभी एनसीपी में है वो सभी कांग्रेस के ही इसमें बड़े हुए नेता है। कांग्रेस के ध्येय दौरान से ही उनका पॉलिटिकल करियर उनका शुरू हुआ है। ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में कभी कभी अलग होते हैं, लेकिन बड़ा भाई होने के नाते हम तो ये अपेक्षा करते हैं कि अगर कांग्रेस की आइडियोलॉजी पसंद है तो कांग्रेस के साथ चलो। अगर कांग्रेस की आइडियोलॉजी में आप नहीं शामिल होना चाहते तो 15 साल से अपनी आघाड़ी महाराष्ट्र में है तो हम आघाड़ी बन के साथ चलेंगे। लेकिन किसी भी हालत में जिस इशू पर हम काम करते हैं, सबको साथ लेने का, सभी लोगों को साथ लेने का और सबको एक विश्वास देने का काम जो किया है आज तक, वो कांग्रेस के धोरण ने ही किया है। तो हमें ऐसा लगता है कि यही आने वाले समय में चलाने की हम कोशिश करेंगे। इसका मतलब आपको अभी भी लगता है कि मर्ज करने की स्थिति में? नहीं, मर्ज होना या न होना है वो उनकी पार्टी की बात है। जहाँ तक अगर मान लो कि उन्होंने अगर कहा कि अगर उनका कोई प्रस्ताव आता है उसके बारे में, तो इसके बारे में अंतिम निर्णय तो हाईकमांड लेगी। लेकिन फिलहाल आज हमारा मिशन क्या है कांग्रेस का? पिछले 10 साल से मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूँ, 10 साल से हम गवर्नमेंट में, 15 साल से हम काम कर रहे हैं। हमारा ये मिशन है कि जो सरकार अभी दिल्ली में आई है, तो पिछले 100 दिनों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। ये सब लोगों को पता है। जिस तरह से गुमराह किया, जिस तरह से लोगों की भावनाओं को पकड़ने का प्रयास किया, उसमें कुछ और लोगों को एक अलग सोच निर्माण करने का जो प्रयास हुआ, उससे तो लोगों को पता चला अभी क्या है, उसमें सत्य क्या है, लोगों को पता चला। हमारा ये मिशन है कि किसी भी हालत में महाराष्ट्र की जनता के हित में हम चौथी बार हम सरकार में आएंगे और लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा। हमें उम्मीद है कि जो भी हमने काम किया है उस काम के बल पे, कांग्रेस हमेशा काम के बल पे चलती है और कांग्रेस हमेशा आम लोगों के साथ रह के डेवलपमेंट करने की भूमिका, इसलिए तो इतने साल कांग्रेस ने राज किया है ना। तो क्या लगता है फिर विधानसभा इलेक्शन में मोदी की कोई लहर नहीं चलेगी महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र लहर के ऊपर है। महाराष्ट्र एक ऐसा रिच कल्चर्ड स्टेट है और महाराष्ट्र राज्य की जनता एक कल्याणकारी ये राज्य है, तो लोगों को सब पता रहता है। ऐसा नहीं कि जो लोकसभा में हुआ वो महाराष्ट्र में विधानसभा में हो जाएगा। 2009 में भी मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। हमारे पुणे डिस्ट्रिक्ट में शिरूर लोकसभा मतदार संघ में 2009 के लोकसभा चुनाव के समय वहाँ के 6 जो सेगमेंट्स थे विधानसभा के, सभी सेगमेंट में हम माइनस थे। लेकिन जब 3 महीने के बाद जब विधानसभा के चुनाव आए तो वो 6 ही सेगमेंट में, एक सेगमेंट में सिर्फ हमको यश नहीं मिला, लेकिन 5 विधानसभा सेगमेंट्स में कांग्रेस एनसीपी के उम्मीदवार वहाँ चुन के आए। महाराष्ट्र में जब चुनाव लोकसभा के चल रहे थे 2014 में अप्रैल में, तो उसी समय रिसोड की एक बाई इलेक्शन हुई थी, आपको पता है। तो वहाँ शिवसेना के कैंडिडेट को 28,000 का लीड मिला और वही कॉन्स्टिट्यूशन में रिसोड में 13,000 वोटों से ज़्यादा हमारा कांग्रेस का एक कैंडिडेट चुन के आया। अभी 2 बार बाई इलेक्शंस अपने देश में हुए। क्या हुआ? बिहार में क्या हुआ, उड़ीसा में क्या हुआ, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, यूपी में अभी जो चुनाव उसमें क्या हुआ, राजस्थान। कांग्रेस का तो 10 स्टेट में खाता नहीं खुला था लोकसभा में, राजस्थान में नहीं खुला था, गुजरात में नहीं खुला था, लेकिन वहाँ भी अभी बाई इलेक्शंस में उनके सीट्स थे, वहाँ लोगों ने कांग्रेस को चुना है। मुझे ऐसा लगता है ये भी सोचने की बात है कि इतना वेव अगर था
तो 100 दिन में ये वेव कम क्यों हुआ? इलाहाबाद लोकसभा, जहाँ पे ऑनरेबल हमारे जो पंतप्रधान हैं, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ एक सेगमेंट विधानसभा की, वहाँ भी बीजेपी का कैंडिडेट हार गया। तो इससे क्या अर्थ हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को समझ में आया कि सच्चा कौन है और बातें कौन ज़्यादा करता है और काम कौन ज़्यादा करता है। हमारी हमेशा ये नीति रही है, बातें कम काम ज़्यादा। तो बातें कम करने की वजह से क्या लगता है आपको, बार बार आरोप हुए स्कैम के बारे में, सरकार के बारे में, विपक्ष की तरफ, फिर भी आप काम करते रहे। ये स्कैम के जो आरोप हुए, घोटालों के आरोप हुए, अभी स्कैम के बारे में, घोटाले के बारे में अच्छा आपने सवाल पूछा है। केंद्र सरकार जब हमारी थी, यूपीए 1 और यूपीए 2, उसके ऊपर बहुत आरोप हो गए। काला धन का आरोप हो गया, कोयले का आरोप हो गया, 2G स्पेक्ट्रम का आरोप हो गया। अभी 100 दिन हो गए इस सरकार आई है, फिर कुछ नहीं कार्रवाई क्यों नहीं की अभी आपने? अगर आप एलिगेशंस करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, सभागृह में या लोकसभा में, पार्लियामेंट में आप उसके बारे में हंगामा करते थे, तो फिर अभी तो आपके पास तो पूरा मेजोरिटी है, फिर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? तो ऐसा है, आरोप करना सिर्फ और लोगों को गुमराह करना, ये उनका काम है। अभी महाराष्ट्र में, अभी हमारे विपक्ष क्या बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में 11 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया। अगर इरिगेशन का बजट ही अगर 5,000 करोड़ रुपए, 4,000 करोड़ रुपए एक साल का होता है, तो 15 साल में 70,000 करोड़ रुपए का, 50,000 करोड़ रुपए का उसका एलोकेशन है। उसमें सैलरी कंपोनेंट है, उसमें लैंड एक्विजिशन है, और फिर 11,200 करोड़ रुपया कहाँ से आया? तो वेग एलिगेशन करना और लोगों को गुमराह करना। फिर बोल रहे थे हम ट्रक लेके पुरावा लेके आएंगे, हमारे पास उसके बारे में सबूत है, तो कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी बातें करना और ऐसे एलिगेशन 95 में किया था। 94-95 में जब सरकार महाराष्ट्र में आई थी बीजेपी सेने की, तब ऐसे ही आरोप किया था। उसके बाद क्या होगा? जब वो पावर में आए तो एक भी एलिगेशन वो उसका सिद्ध नहीं कर पाई। तो ये एलिगेशन अगर उसमें कुछ है तो ये तो रेक्टिफाई होना चाहिए, तो उसके बारे में एक्शंस होना चाहिए। ये नहीं होता है, सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, सिर्फ भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके। अगर उसके बाद चितले समिति हमने गठित की थी, उसका रिपोर्ट आया है, हाईकोर्ट में कुछ PIL थे, उसके बारे में जो भी आपके पास अगर कोई सबूत है या आपके पास कोई प्रूफ्स है, RTI आपके पास है, राइट टू इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो एवरीथिंग इज क्लियर ना। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। क्लीन सरकार थी, काम करने वाली सरकार थी, लेकिन ये आरोप बेबुनियादी आरोप लगाते थे। देखो, ऐसा है कि जिसको आरोप करना है उसकी जिम्मेदारी है वो आरोप सिद्ध करने का। आरोप करना आसान बात है, मैं भी अभी कुछ भी आरोप कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ बोलूँ, हाँ, उसके बारे में उन्होंने कहा कि फिर कैग के बारे में भी बहुत एलिगेशंस हुआ, उसके बाद क्या हो गया? तो आरोप करना यानी उसमें भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा कैसे मान सकते हैं आप? लेकिन इन आरोपों की वजह से आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार या दोनों सत्ताधारी पार्टी के इमेज खराब हुई, ऐसा नहीं लग रहा है? देखो, ऐसा है कि जो भी एलिगेशंस होगा उसको हम सही तरह से जवाब देंगे। हम पब्लिक में जा रहे हैं, हम हमेशा पब्लिक में रहते हैं, और जो आरोप हमारे पार्टी के ऊपर या हमारे आगाड़ी के ऊपर अगर हमारे विपक्ष करेंगे, हमको तो पता है वो तो एलिगेशन, उनके पास क्या है एलिगेशन करने के बजाय? दूसरा क्या उनके पास है? एलिगेशन तो करने वाले हैं। अगर ये सब सत्य है तो फिर इतने दिन लेजिस्लेशन में आपने क्या किया? आपके पास है ना, आपके पास पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन आपके पास ही था, विपक्ष, दोनों सभागृह का विपक्ष आपने साथी है, आप ही उसमें है, तो फिर आपने क्यों नहीं किया? फिर 15 साल आपके पास ही विपक्ष है, विपक्ष की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि अगर इसमें ये करप्शन हुआ है, ये घोटाला हुआ है, इसमें ये करप्शन की बात हुई, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप प्रूफ करो ना, बताओ लोगों को। सिर्फ एलिगेशन करना अलग बात है, मैं यहां बैठ के भी एलिगेशन कर सकता हूं, लेकिन एलिगेशन करने से वो करप्शन हुआ है ये तुम कैसा सिद्ध कर सकते? तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका बहस तो अभी पब्लिक में हो जाएगा, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम लोगों के सामने जाएंगे, हमारी भूमिका रखेंगे हम।
विपक्ष ने आरोप जोरदार किए थे, दूसरी पार्टी आप ही की सहयोगी दल है एनसीपी, उनके अध्यक्ष शरद पवार जैसे सीनियर लीडर महाराष्ट्र के, वो कहते हैं कि पैरालाइज हुआ है सरकार, ऐसा लग रहा है काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे अब चुनाव के वक्त जब उन्हीं सीएम को लेकर आप चुनाव को जा रहे हैं सामने, तो किस तरह से जवाब दे पाएंगे आप? देखो, चीफ मिनिस्टर का काम कैसा है ये तो पब्लिक के रेटिंग में आपको सबको पता है। हम तो एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं रखते, लेकिन अगर आप एग्जिट पोल निकालते हैं तो उसमें तो परसेंटेज आया है ना। मान लो अगर चीफ मिनिस्टर का काम ठीक नहीं था तो फिर पब्लिक में उसके बारे में लाइकिंग क्यों है? और जिन जिन लोगों ने सीएम पर एलिगेशन किया, हाँ, उसका जो स्पष्टीकरण जो है उन्होंने दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 4 साल में अभी हमारे चीफ मिनिस्टर जो है पृथ्वीराज जी चौहान जी, उनके नेतृत्व में हमारा आघाड़ी सरकार का काम चल रहा है और निश्चित रूप से लोगों के हित में जो भी अच्छा कदम उठाने की आवश्यकता है वो करके हम आगे चलेंगे। एक तरफ विपक्ष है, दूसरी तरफ आपकी सहयोगी दल है, तीसरी तरफ आप ही के पार्टी के नारायण राणे जैसे नेता है, वो आरोप करते हो। ये नहीं लगता आपको कि चुनाव में आपके लिए जरा थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है कि ये मुद्दे फिर प्रचार? हमारी कांग्रेस पार्टी में इट इज़ अ डेमोक्रेटिकल पार्टी। हमारी पार्टी में हर कोई को अपनी राय बोलने का, मत रखने का अधिकार है, जो दूसरे पार्टी में नहीं है। तो अगर कोई किसी का कुछ उसके बारे में अगर व्यूज़ होगा तो वो कहते हैं, लेकिन अभी जो कांग्रेस कल्चर में जो बड़े हुए नेता है या उसको कांग्रेस पता है कहाँ तक उसका जो वाद रहता है या उसके कुछ ओपिनियंस रहते हैं, जहाँ तक लेके जाने का वहाँ तक लेके जाते हैं, लेकिन अंतिम रूप से जब सरकार की बात आती है, ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो हमारे खिलाफ है, अगर मैंने कुछ कहा तो मैं इनके खिलाफ है। ये हमारी राय रहती है, हमारा कुछ अंदर का एक हमारा बोलते हैं ना कि ये हमारी बात है, हम बात रखते हैं, उस पर बहस होती है, उसके बाद फिर हम एक इकट्ठा बैठ के उसके बारे में हम तय करते हैं और आगे चलते हैं। तो अभी मैं आपको बोलता हूँ कि नारायण राणे जी है, अशोकराव चौहान जी है, सुशील कुमार शिंदे जी है, माणिकराव ठाकरे जी है, पतंगराव जी कदम है, हम सब मुख्यमंत्री जी है, सब साथ बैठ के अभी पूरी तरह से अभी हम कैंपेन में लगे हुए हैं। सभी को अलग अलग जिम्मेदारी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में हमको दी है और हम पार्टी का जो भी आदेश आता है उसका सही इस्तेमाल करके उसकी अमलबजावनी निश्चित रूप से। लेकिन जिस तरह का उन्हीं के कोट जो डूबने वाला जहाज है, इस तरह के जो आरोप नारायण राणे जी ने किए थे, उसका फायदा विपक्ष चुनाव प्रचार में लेगा नहीं, ऐसा? वो मिस्टर नारायण राणे साहब अभी हमारे इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, तो अभी पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन ही उनके पास है अभी। तो हमें उम्मीद है कि नारायण राणे की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, काम करने का तरीका निश्चित रूप से उनका पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा। सुशील कुमार शिंदे हमारे सीनियर लीडर है, वो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन है, उनका फ़ायदा हो जाएगा। अशोकराव चौहान भी कितने सालों से पॉलिटिक्स में है, उनका भी पार्टी के इलेक्शन चुनाव जीतने के बारे में फ़ायदा हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर तो है ही हमारे, उनके लीडरशिप में हम सब काम कर रहे हैं, उनका फ़ायदा हो जाएगा। हम जैसे अनेक सीनियर लीडर्स हैं, सब साथ मिलके, ये टीम वर्क है। कांग्रेस हमेशा सामूहिक नेतृत्व लेके चलती है और पार्टी में एक ही नेता होता है, श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल जी गांधी, बाकी हम सब उनके फॉलोअर्स हैं। हाँ, पार्टी के नेतृत्व में चलती है, हम उनके सब फॉलोअर्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी बड़े नेता है, सब साथ लेके ये चुनाव हमारे लिए चुनौती है और ये चुनौती हम एक्सेप्ट करते हैं और बड़ी ताकत से हम ये चुनौती के सामने जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इसमें हम यश लाएंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री सतारा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कांग्रेस के ही लोग खुलेआम आकर कह रहे हैं कि हम भले ही सीएम खड़े रहे तो जो पुराने वहाँ से जो चुनकर आते हैं विधायक, वो किसी भी हालत में खड़े रहेंगे। क्या सीएम जैसे नेता के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी एक छोड़ना और उसके ऊपर विवाद होना, ये भी नेगेटिव नहीं लगता? नहीं, उसके बारे में तो जो भी फैसला है वो खुद चीफ मिनिस्टर ही करेंगे
और मुझे उम्मीद है कि एक बार चीफ मिनिस्टर का फैसला होने के बाद सब सही तरह से काम पे लग जाएंगे। जिस तरह से शिवसेना बीजेपी आप पर आरोप कर रही है भ्रष्टाचार के हो से, किस तरह से उनके नेगेटिव कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर आप अब जोर देंगे? देखो, सबके मुद्दे सबके सामने हैं। आप ये मत भूलिए कि महाराष्ट्र की जनता इतनी एडवांस है, उनको सब पता है। 95 to 99 तक मैं इंडिपेंडेंट था उस समय, लेकिन गवर्नमेंट जब उनकी थी उस समय का भी सब है ना लोगों के सामने। और अभी फिलहाल उनके विचार का सरकार अभी केंद्र में है। तो क्या महाराष्ट्र की अवस्था है, क्या महाराष्ट्र की फार्मर की अवस्था है, क्या शुगर केन के प्राइस के बारे में अवस्था है, क्या प्याज के बारे में है, क्या प्रोमोग्रेनेट्स के बारे में है, क्या जो जितनी भी जो महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस सिलेंडर है, सीमेंट है, ये सबको पता है। कांग्रेस के ज़माने में क्या था और अभी क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र का वोटर जो है बड़ा होशियार है और उसको सही तरह से मालूम है ये राज्य की सत्ता किसके हाथ में देनी है, और निश्चित रूप से वो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार आने की हमारा प्रयत्न। ये बार बार विपक्ष आरोप कर रहा है कि सबसे ज़्यादा आत्महत्या कांग्रेस एनसीपी के कार्यकाल में हो रही है, विदर्भ के किसान को न्याय दिलाने में वो पीछे पड़ी है, तो ऐसे सरकार को हटना चाहिए। क्या ये मुद्दा अभी रहा है बाकी? देखो, ऐसा है कि आत्महत्या वाला इशू जो है ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुख की बात है। कोई भी स्टेट में या अपनी कंट्री में सुसाइड नहीं होना चाहिए। उसकी वजह क्या है इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है, और हमारी गवर्नमेंट में इसके बारे में बहुत कुछ प्रयास किया है, और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि इसका असर हुआ है और लोगों में लड़ने की उम्मीद जो है वो हमने तय की है, और उसको विकास के बारे में पूरी सपोर्ट करने का भी प्रयास हमने किया है। और मुझे उम्मीद है, मैं फैक्ट और फिगर्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि किसी भी हालत में एक बड़ा इशू था ये, उसको टैकल करने में हमने बड़ी ताकत से प्रयास किया है। अभी पश्चिम महाराष्ट्र में जाकर गडकरी जी ने कहा था कि ये गाड़ी अब भंगार में भेज दो कांग्रेस एनसीपी की, लेकिन उसी तरफ एनसीपी कह रहे थे कि जिस तरह से स्टेट का बंटवारा करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, क्योंकि विदर्भ के प्रोजेक्ट को लेकर, पश्चिम महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट को लेकर विपक्ष ने जिस तरह से विरोध किया, इसके कारण बंटवारा करने, तो ये मुद्दा रहेगा आपका प्रमुख प्रचार में कि बंटवारा करने वाले लोगों को दूर रखो? देखो, ऐसा है कि अगर पार्टी को कोई भंगार बोलता है तो ये डेमोक्रेटिकल इंसल्ट है, ये महाराष्ट्र के कल्चर में नहीं बैठता है। भंगार किसको बोला जाता है और भंगार की जो भाषा होती है वो कौन इस्तेमाल करता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे ही तुम्हारी विजन क्या है ये लोगों के सामने आती है, नंबर एक। दूसरा मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कांग्रेस इसके बारे में ठाम है कि महाराष्ट्र यूनाइटेड होना चाहिए। 105 हुतात्मे ने महाराष्ट्र की निर्मित के लिए, ये द्विभाषिक राज्य था, उसको महाराष्ट्र बनाने के लिए 105 हुतात्मे ने बलिदान दिया है। और इस महाराष्ट्र को अगर पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए अगर कोई अलग करना चाहता है या उसमें कुछ बंटवारा करना चाहता है तो मुझे ऐसा लगता है ये कांग्रेस का एजेंडा नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा एकजुट का नारा किया है और महाराष्ट्र की स्टेट की प्रगति एक होने से ही ज़्यादा होती है, जिसके लिए हमने ये स्टेट बनाया और उसका नाम महाराष्ट्र है। राष्ट्र में महाराष्ट्र होना मुझे ऐसा लगता है इट्स बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और जो नेता महाराष्ट्र का विभाजन करना चाहता है वो नेता महाराष्ट्र का कैसा हो सकता है? ये हमारा इलेक्शन कैंपेन में हमारा मेन इशू रहेगा। लेकिन जिस तरह से शिवसेना का इसी मुद्दे पर मतभेद है, बीजेपी अलग कहती है, शिवसेना का अलग, फिर भी एक साथ है, क्या वो जायज़ महायुति है? अभी भी ऐसा लगता है कि नाजायज़ लग रहा है? देखो, ऐसा है कि उनको क्या करना है वो उनका सवाल है। उनकी युति है नहीं है, शिवसेना की क्या राय है, बीजेपी की क्या राय है, वो तो उनकी बात है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मैं आपको दावे से कहता हूँ महाराष्ट्र यूनाइटेड है
एक ही रहेगा, एक संघ रहेगा। और ये स्टेट में अगर जो भी बैकवर्ड एरिया रहेगा उसको डेवलप करने के लिए हमने प्रयास किया है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर तुम बंटवारे की बात करेंगे तो महाराष्ट्र की प्रोग्रेसिव जनता कभी उनको माफ़ नहीं करेंगी। जिस तरह से इस बार आपके साथ रिपब्लिकन पार्टी इससे पहले थी, इस बार रिपब्लिकन पार्टी ने हिंदू मिल का मसला सॉल्व नहीं हुआ है। दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का जो समुंदर में पुतला बनाने का तो वो जो बात की थी वो पूरी नहीं हुई। तो ये मुद्दे प्रचार में विपक्ष जरूर लाएगी। क्या लगता है ये नहीं, उनको क्या करने की बात ही नहीं ना, उनको सिर्फ एलिगेशन ही करना है। आज हिंदू मिल की जो जगह है, हजारों करोड़ रुपए की जगह देने का फैसला कैबिनेट ने किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर आया, उसमें थोड़ा कुछ अमेंडमेंट की बात है, वो तो पार्लियामेंट में हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बड़ा प्लान हमने वर्कआउट किया है, उसके परमिशंस 12-15 डिपार्टमेंट्स को उसको परमिशन लगती है। एनवायरमेंटल की परमिशन है, ओशन डिपार्टमेंट की परमिशन है, फिर बीएमसी की परमिशन है, CRZ की परमिशन है। ये सब परमिशंस के लिए तो प्रोसेस हुई है और बजट में भी उसके बारे में हमने कुछ टोकन प्रोविजन किया है। ये हमारा मकसद है, किसी भी हालत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक इंटरनेशनल मोमेंटम हम वहाँ बनाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का भी एक बड़ा स्टैच्यू और उसके आने वाले विश्व के जितने भी टूरिज्म होंगे या राज्य और मुंबई के लोग, उनके लिए एक अच्छी तरह का एक प्लान हमने वर्कआउट किया है। और ये हमारे अभी जब मैनिफेस्टो रिलीज हो जाएगा तो हमारे शिंदे साहब उसके चेयरमैन हैं, निश्चित रूप से इसके बारे में वो भी डिक्लेयर करेंगे। आखिरी सवाल, हर चुनाव में एक मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर पार्टी चुनाव को सामने जाती है, लेकिन चुनाव के बाद वही नेता मुख्यमंत्री होता है ऐसा नहीं है। एक सुशील कुमार शिंदे जी के बाद भी दूसरे आए, उसके बाद अशोक राव चौहान के बाद भी दूसरे आए। अब भले ही पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में चुनाव का सामना कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्या चुनाव के बाद आप जैसे जो एक्सपीरियंस है ऐसे नेता मुख्यमंत्री पद के लिए सामने आ सकते हैं? देखो, मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और मेरी ये 4थी जनरेशन है कांग्रेस पार्टी का हम काम करते हैं। पिछले 5 साल से मैं इंडिपेंडेंट था, क्योंकि वो सबको पता है, लेकिन मैंने उस समय कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। तो ये मेरा 4था जनरेशन है, हम कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं से काम करते हैं। हमें कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, अभी समय है कांग्रेस के लिए करने का। और हमारी पार्टी में यह है कि जो भी फैसला करना है चुनाव के बाद, उसका अंतिम निर्णय हमारी हाईकमांड करती है, हमारी पार्टी की सोच है। निश्चित रूप से हमारा मिशन क्या है, किसी भी हालत में हम 2014 का चुनाव फिर से 4थी बार कांग्रेस के सरकार लाने का हमारी चुनौती है और 150+ ये हमारा मिशन है। मुझे ऐसा लगता है कि पहला हम हमारा 150 का मिशन पूरा करेंगे और उसके बाद जो चुने हुए जो विधायक होते हैं वो और हमारी हाईकमांड जो फैसला करेंगी, वो फैसला हमेशा कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के बाद हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अभी हमारा मिशन क्या है, किसी भी हालत में पहला चुनाव जीत के अपनी पार्टी का सरकार फॉर्म करने की हमारी चुनौती हम मानते हैं। ये सही है, कांग्रेस हाईकमांड फाइनल डिसीजन लेती है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री के जो कुछ 2-4 नाम आएंगे उसमें आपका नाम रहेगा? आपको क्या लगता है कि आपके कार्यकर्ता भी ये चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के दौड़ के रेस में आपका नाम आगे रहे? देखो, ऐसा है कि मुझे क्या लगता है, किसी को क्या लगता है, इससे भी पहला चुनाव जीत के आना और गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लाना, ये पहला मकसद है। मैंने आपको 2 बार बताया और आखिरी बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में उसके बाद ही सब उसका निर्णय हो सकता है और जिसको हाईकमांड लगेगा कि ये सही लीडरशिप है, उसके बारे में निर्णय हाईकमांड करेगी। धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के नेता हर्षवर्धन पाटिल और उन्होंने साफ कहा है कि शिवसेना भाजपा ने जो भी आरोप किए हैं वो बेबुनियाद है और ये बेबुनियाद आरोप जनता जानती है। इसलिए फिर एक बार कांग्रेस एनसीपी की सत्ता में आएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ। धन्यवाद।